हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम करंट अफेयर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी जो आरएएस की भर्ती परीक्षा आने वाली है उसके लिए तो ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा ही। इसके अलावा जो अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें भी ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो किस तरह के करंट अफेयर की हम बात करेंगे आज। आज हम करेंगे राजस्थान का जो करंट अफेयर है। राजस्थान के करंट अफेयर की बात करेंगे, उसमें जनवरी से लेकर जो हमारा अगस्त है, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त और उसके बाद सितंबर तक, क्योंकि आपको पता होगा कि आरएएस का 1 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। तो सितंबर तक हम राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ेंगे, यानी कि आप तरह से मान के चल सकते हैं कि वार्षिकांक, एक तरह से हम इसका वार्षिकांक पढ़ेंगे। तो जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक का जो करंट अफेयर है वो हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। ये मान के चलिए कि अगर करंट अफेयर राजस्थान के करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से आएंगे। अगर 7 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन कन्फर्म इन्हीं क्लासेस से आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। 2 क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए बाहर से, लेकिन 5 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ कि यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आज हम करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। इसमें पूरे अभी जो मैं लेके आ रहा हूँ वो जुलाई तक का है, जनवरी से जुलाई तक पढ़ाऊँगा। उसके बाद जैसे ही ये अगस्त कंप्लीट हो जाएगा मंथ हमारा, तो सितंबर के महीने में मैं अगस्त का करवा दूंगा, अगस्त 2023 का। और सितंबर लास्ट में मैं सितंबर 2023 का करवा दूंगा। ठीक है, सितंबर का वैसे पढ़ना जरूरी भी नहीं है, अगस्त तक आप पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है उसके कुछ दिन पहले आपका पेपर है वो सेट हो जाता है, जितना भी जो भी पेपर बनता है। तो अगस्त तक का अगर आपका करंट अफेयर हो जाएगा तो आपका काम चल जाएगा। अगस्त तक का मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर करवा दूंगा, इसमें आपको कोई कहीं से भी कुछ भी दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, और बच्चों को पढ़ने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, राजस्थान के करंट अफेयर को पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं बच्चे। तो मैंने सबसे पहले इसी को लिया, राजस्थान के करंट अफेयर को। इसकी हम विधिवत रूप से क्लासेस लेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, जो हमारा 6-7 महीने का जितना भी करंट अफेयर होगा जनवरी से। और मैंने आपको पीछे मैंने एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जनवरी से पहले का करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए इतना बड़ा करंट अफेयर पढ़ने से कोई मतलब वाली बात नहीं रहती। इससे अच्छा तो आप अपना जो कोई स्टैटिक पोर्शन है वो सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग करो, साइंस टेक्नोलॉजी इकोलॉजी इन्वायरमेंट इस तरह के, या फिर कंप्यूटर, इस तरह के जो आपके टॉपिक है वो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो रिवीजन करके। और हमारा करंट अफेयर इतना सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा है तो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर और राजस्थान के करंट अफेयर को मिलाकर मैंने आपको बताया था। और साथ ही इकोलॉजी जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट मिलाकर इन 4 टॉपिकों से मैंने आपको बताया था कि लगभग 30-35 के आसपास क्वेश्चन आएंगे सारे, 30-35, जिसमें मैंने इकोनॉमिक सर्वे आपको करवा दिया है। उस इकोनॉमिक सर्वे से आपके अगर इकोनॉमिक सर्वे में अगर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे तो 6 क्वेश्चन उसी वहीं से आएंगे जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे करवाया। बाकी के जो 4 क्वेश्चन बच गए वो बजट से या फिर कुछ और स्टैटिक पोर्शन को मिलाकर कहीं से पूछ लेगा तो अलग बात है। बाकी 10 में से 6 क्वेश्चन आपके मान के चलिए कि जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे आपको करवाया है वहाँ से आएंगे। ठीक है, ये कन्फर्म है, यानी कि 60%। कहने का मतलब है कि 60% जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे से आ जाएगा, जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो उसका 60% इकोनॉमिक सर्वे से जो मैंने करवा दिया वहाँ तक वहाँ से पूछ लेगा। तो बजट की क्लासेस जब भी बाकी है वो मैं जैसे ही राजस्थान का करंट अफेयर हमारा जो खत्म होगा 4-5 लेक्चर के बाद या 1 हफ्ते के बाद जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद मैं आपको बजट भी करवा दूंगा। तो उसके बाद लगभग हमारा 85 से 90% जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है वो कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान का हमारा 85 से 90% का राजस्थान का हमारा जो करंट अफेयर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। बाकी का जो 10% बचा है वो या तो पीछे से पूछेगा या कुछ बिल्कुल लेटेस्ट का पूछ लिया तो वो अलग बात है। बाकी इनसे हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, 1 मिनट का टाइम मैं और लूँगा आप लोगों का। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना, क्योंकि आरएएस का एग्ज़ाम आने वाला है, सभी के लिए क्लासेज है, जितना बेनिफिट हो सके आप लोग उठाइए। तो वीडियो को लाइक भी करना, वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है,
क्योंकि आपको जो अपडेट है, जो डेली के अपडेट है, जो मैं वीडियोज़ लेके आता हूँ वो उसके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, और इसका भी दे दूंगा, इस वीडियो के नीचे भी आपको दे दूंगा, और आगे भी देता रहूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे भी जुड़िए। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, बेझिझक होकर कमेंट करिए। मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो करंट अफेयर है राजस्थान का, ये हमारी राजस्थान की पहला लेक्चर है। राजस्थान करंट अफेयर का ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है या पहली क्लास है। लगभग 6 या 7 क्लासेज में या 8 क्लासेज में हमारा पूरा राजस्थान की जो करंट अफेयर है वो पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो होगी, जिससे आपको बोरियत महसूस ना हो, और आप चलते फिरते, घूमते फिरते, हंसते खेलते कूदते आप जो है करंट अफेयर को घोट के पी जाए, रट ले, जो भी हो, आप खेलते कूदते, मतलब कहने का मतलब यही है कि खेलते कूदते आप लोग करंट अफेयर को याद कर लें। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो पहला करंट अफेयर का पहला जो टॉपिक है वो है संविधान उद्यान। संविधान उद्यान, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सब कुछ इसमें जो लिखा है वो एक एक शब्द आपको याद रखना है, कहीं भी कुछ भी छोड़ना नहीं है कि ऐसे निकाल दिया कि चलो ठीक है पढ़ लेंगे, हो गया, नहीं, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेट 3 जनवरी 2023 को 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों में संवैधानिक नैतिकता की भावना को जागृत करने के लिए राजस्थान में जयपुर स्थित जो राजभवन है वहाँ पे संविधान उद्यान का लोकार्पण किया है, यानी लोग जो है उनको समर्पित कर दिया संविधान उद्यान। कब किया है? 3 जनवरी। पहली बात तो ये याद रखना, 3 जनवरी को किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है हमारे राष्ट्रपति जी ने किया है। यहाँ पे एग्जाम में क्या दे देगा? प्रधानमंत्री ने किया है, तो आपका गलत हो जाएगा। 3 जनवरी की जगह कुछ भी अलग डेट कर देगा तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे किया है? जयपुर की जगह दे देगा आपको जोधपुर दे दिया, उदयपुर दे दिया। तो एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक शब्दों को आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संवैधानिक नैतिकता की भावना को जागृत करने के लिए जयपुर के राजभवन में राष्ट्र संविधान उद्यान का लोकार्पण किया है, लोगों को सौंप दिया है, उसका उद्घाटन किया है। इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राजभवन में इस तरह का संविधान उद्यान बनकर तैयार हुआ है। तो ये संविधान उद्यान आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक तो पहले तो ये संविधान से रिलेटेड है, आना ही आना है। ठीक है, दूसरा राजस्थान जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पे इस तरह का कोई कार्य हुआ है, वो भी राजस्थान के राजभवन में। ठीक है, तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसे तैयार किया गया। तो इसको तैयार करने वाली जो संस्था है या इसने जो ये संविधान उद्यान एक तरह से पार्क का निर्माण किया गया है, उद्यान का निर्माण किया गया है, इसका तैयार किसने किया है? जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, जेडीए द्वारा इसको तैयार किया गया है। किस योजना के तहत? स्मार्ट सिटी जो योजना है उस योजना के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण ने संविधान उद्यान का निर्माण किया है। और इसका शिलान्यास कब हुआ था? 26 जनवरी 2022 को इसकी पहली ईंट रखी गई थी या इसकी नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी? 26 जनवरी 2022 को इसकी नींव रखी गई थी, और 3 जनवरी 2023 को ये कंप्लीट होकर लोगों के लिए इसका उद्घाटन कर दिया गया, खोल दिया गया। ठीक है, राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान निर्मित करने की पहल की गई है, और राज्य की विधानसभा में अभिभाषण के से पूर्व संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाने के साथ मूल कर्तव्यों को पढ़कर सुनाने की परंपरा का भी सूत्रपात किया गया है। यानी कि जो विधानसभा है वहाँ पे जो अभिभाषण शुरू होगा, उस अभिभाषण को शुरू करने से पहले एक तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जिसको आप बोलते हैं उसको पढ़ा जाएगा। उसके अलावा जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य आप सभी लोगों को पता होगा, उनको भी पढ़ा जाएगा। ठीक है,
तो ये थी हमारी पहली न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आज की हमारी। संविधान उद्यान का निर्माण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका लोकार्पण किया था 3 जनवरी 2023 को जयपुर के राजभवन में किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसको तैयार किया गया है, स्मार्ट सिटी जो परियोजना है हमारे देश की, उस परियोजना के तहत। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें आपको जयपुर की जगह दे देगा, उदयपुर दे दिया, जोधपुर दे दिया, इस तरह दे देगा आपको, या फिर डेट आपको गलत दे देगा, तो आप कंफ्यूजन मत रहना। जो आज की हमारी दूसरी जो करंट अफेयर की जो न्यूज़ है वो है लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। ये हमारा जुडिशरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यानी न्यायपालिका से जुड़ा हुआ हमारी न्यूज़ है ये। इसमें क्या है वो देखेंगे। तो डेट याद रखना 11 जनवरी 2023 को तत्कालिक मुख्य न्यायाधिपति, यानी जो जनवरी 2023 में जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने एवं मुख्य संरक्षक राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जो हमारे राजस्थान राज्य की विधिक सेवा प्राधिकरण के जो मुख्य संरक्षक और मुख्य न्यायाधिपति थे या न्यायाधीश थे, कौन थे वो? पंकज मित्तल साहब। तो इनका नाम याद रखना, डेट याद रखना। ठीक है, पंकज मित्तल जी ने न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग में राजस्थान के 23 न्याय क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किया है। शेष 13 न्याय क्षेत्रों में सिस्टम की प्रक्रिया अभी विचाराधीन है, यानी कि अभी तक जो पंकज मित्तल ने हमारी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम एक प्रणाली लेके आए, एक सिस्टम लेके आए हैं, उसका शुभारंभ किया था, जो कि अभी तक 23 जो न्याय क्षेत्र उनमें तो लागू कर चुके हैं और अभी 13 में विचाराधीन है, अभी उनमें लागू होना बाकी है। कब किया था इसका शुभारंभ? 11 जनवरी 2023 को। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम राज्य में कमजोर एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों को फौजदारी मामलों में सक्षम एवं प्रभावी विधिक सहायता प्रदान कराने और उनके न्याय तक पहुंच सुगम बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ये किसके लिए लाया गया है? फौजदारी कानून। आपको पता होगा 2 तरह के कानून होते हैं या फिर 2 तरह के मामले होते हैं। एक को तो होता है फौजदारी, एक तो होता है फौजदारी और दूसरी होती है दीवानी। 2 तरह के मामले होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, सुना होगा, पढ़ा नहीं है तो सुना तो होगा ही हो, दीवानी और फौजदारी। तो उसमें जो दीवानी जो मामले होते हैं या फौजदारी जो मामले होते हैं उसके लिए ये सिस्टम लाया गया है, ताकि जो वंचित और कमजोर जो वर्ग है उनको न्यायिक सहायता पहुंच सके, आसानी से मिल सके। ठीक है, इसके लिए क्या सिस्टम लाया गया है? लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। पंकज मित्तल जी जो थे वो कौन थे? मुख्य न्यायाधिपति और मुख्य संरक्षक राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था 11 जनवरी 2023 को। इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। और क्या है इसमें? राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को देश में 22 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के 365 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और क्या इसके अंतर्गत प्रथम फेज में राजस्थान के समस्त 36 न्याय क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ और इसमें क्या किया गया है? इसके पहले फेज में, यानी जो इसका फर्स्ट फेज होगा, अनेक चरणों में इसका शुभारंभ होगा, जिसमें जो पहला फेज होगा, जो इसको पहला जो सत्र है, फर्स्ट जो स्टेप है, इसके अंतर्गत 36 न्यायालयों में न्याय क्षेत्र जो हमारे हैं उसमें लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को शुरू करने का निर्णय लिया गया है फर्स्ट फेज में ही। ठीक है, अब अगली जो न्यूज़ है वो है भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती। है भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वही लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो जो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक, तारीख याद रखना 28 जनवरी 2023 को राजस्थान में भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती बनाई गई है। ठीक है, तो इनकी जयंती कब मनाई गई है? 28 जनवरी 2023 को। इस अवसर पर भीलवाड़ा जिले में, कहाँ पर? भीलवाड़ा में आंसिद के मालासेरी डूंगरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो 28 जनवरी 2023 को 1111वीं जो जयंती बनाई गई है भगवान देवनारायण की, वो कहाँ पे बनाई गई थी? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, डेट याद रखना और कहाँ पे बनाई गई थी, ये जिला याद रखना, आंसिद मालासेरी डूंगरी में, भीलवाड़ा में है ये। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी
भाग लिया था या वो भी इसमें शामिल हुए थे, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वैसे भी 1111वीं जयंती है तो इस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो। 27 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण की जयंती पर राज्य में राजकीय अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ठीक है, एक नया अवकाश, राजकीय अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कब दी थी? वो 27 जनवरी को दी थी कि 28 जनवरी को जो भगवान देवनारायण की जयंती है उसके अवसर पर जो सरकारी छुट्टी रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बहुत ज़्यादा, इसको आप याद रखना। 28 जनवरी को भगवान श्री देवनारायण की एक गोरक्षक असहाय लोगों के कष्टों के निवारण करने वाले लोक देवता और पराक्रमी योद्धा के रूप में आराधना की जाती है। इनको क्यों पूजा जाता है? गोरक्षक के रूप में पूजा जाता है, असहाय लोगों की कष्टों के निवारण करने के लिए, और एक पराक्रमी योद्धा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान एवं अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में विभिन्न समाज श्रद्धालुओं द्वारा भगवान श्री देवनारायण की पूजा की जाती है। तो ये इतना आप याद रखना कि 1111वीं जयंती है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके उपलक्ष्य में जो राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने राजकीय अवकाश की घोषणा की है। 27 जनवरी 2023 को राजकीय अवकाश की घोषणा की मंजूरी दी है इस प्रस्ताव को, और प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए थे। और ये कहाँ पे? राजस्थान के भीलवाड़ा में इसका आयोजन किया गया था। अगला है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राज्य के जयपुर में जालाना संस्थानिक क्षेत्र में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शीघ्र ही उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, अप्रैल 2013 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का शिलान्यास किया था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनने के बाद यहाँ पर कला, संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार सहित विभिन्न तरह की सरकारी एवं गैर सरकारी गतिविधियां हो सकेगी। यानी कि कला एवं संस्कृति, शिक्षा से, और जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जिसी कोई भी प्रकार की गतिविधियां या कार्यक्रम होते हैं, या तो प्राइवेट स्तर पे या फिर गवर्नमेंट स्तर पे, उस तरह की जो गतिविधियां हैं वो आसानी से हो सकेगी इस तरह का सेंटर बनने के बाद। एक तरह से ये सेंटर है जिसमें अनेक प्रकार के जो आपकी गतिविधियां हैं वो हुआ करेगी, एक प्रकार से बिल्डिंग का निर्माण होगा। ठीक है, अगली आपकी न्यूज है राजस्थानी फिल्म नानेरा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि 11 से 15 जनवरी 2023 तक अजंता एलोरा फिल्म समारोह, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा फिल्म समारोह के 8वें संस्करण का आयोजन औरंगाबाद, महाराष्ट्र में किया गया। इस समारोह में दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित राजस्थानी फिल्म नानेरा के सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता है। फिल्म नानेरा नानाजी के घर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार भी मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के तहत नानेरा को एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है? पहले तो आपको फिल्म का नाम याद रखना है। ये एक शॉर्ट मूवी है राजस्थान में। आप सभी को, राजस्थान के हो या बाहर के हो, राजस्थान के तो आपको जरूर देखनी चाहिए इसको। मस्ट देखिए आप इसको, जरूर देखें। आपको इसको जरूर देखना चाहिए। अगर बाहर से है तो भी आप देखें क्योंकि इसको एक अवार्ड मिला है तो कुछ अच्छा ही है, इसमें बेहतरीन है, वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। इसमें सबसे पहले तो अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव याद रखना, इसका 8वां संस्करण हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में, 11 से 15 जनवरी 2023 के बीच में। ठीक है, उस दूसरा ये जो फिल्म है ये कि इसके डायरेक्टर यानी इसके निर्देशक कौन है? वो है दीपांकर प्रकाश। ठीक है, दीपांकर प्रकाश जी का नाम याद रखना, इन्होंने इस फिल्म को बनाया है। नानेरा फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा नानेरा। तो इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो नानेरा आपका सही होगा आंसर। ठीक है, इसके अलावा इस फिल्म ने और कौन कौन से अवार्ड जीते हैं? वो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, सर्वश्रेष्ठ पटकथा का
यानी कि इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो बेस्ट है, और सर्वश्रेष्ठ संपादन का ये 3 पुरस्कार भी इसने जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार इसने जीता है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत इस फिल्म के लिए एक ट्रॉफी दी गई है और 1 लाख रुपए का नगद इनाम भी दिया गया है। ठीक है, तो 4-5 बातें आप याद रखना। अजंता एलोरा फिल्म समारोह था, महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। इसमें नानेरा नामक जो राजस्थानी मूवी है उसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो जीता था। उस अवार्ड का नाम क्या है? गोल्डन कैलाश पुरस्कार। ठीक है, अगली है विज्ञान केंद्र और तारामंडल। ये क्या है इसमें देखते हैं। 13 फरवरी 2023 को केंद्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य कोटा में विज्ञान केंद्र तारामंडल का निर्माण हेतु एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? कोटा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 13 फरवरी 2023 को। किसने किया? केंद्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार के बीच। जो राजस्थान सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है और केंद्र का जो विज्ञान संग्रहालय परिषद है उनके मध्य में हस्ताक्षर हुए हैं। एक विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण करने हेतु कब हुए थे? 13 फरवरी 2023 को। प्रदेश के पहले विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कोटा में किया जाएगा। तो ये हमारे राजस्थान का पहला है, तो इसके लिए आपको ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसको जरूर याद रखना। कहाँ पे हुआ है? कोटा में। यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्रों और तारामंडलों में से एक होगा। साइंस सेंटर और प्लेनेटरियम के निर्माण पर लगभग 35.25 करोड़ की लागत आएगी। इसका खर्च भी याद रखना कितना होगा। साइंस सेंटर में एक थीमेटिक गैलरी, फन साइंस गैलरी, साइंस पार्क, चिल्ड्रन एक्टिविटी हॉल, करीब 125 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा। तो आपको नाम से स्पष्ट होना चाहिए विज्ञान केंद्र और तारामंडल, यानी कि ये साइंस से रिलेटेड जो भी गतिविधियां होगी उसके लिए एक तरह का कुछ सिस्टम बनाया जा रहा है। वो सिस्टम क्या है आपको हल्का फुल्का याद रहेगा तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। ठीक है, साइंस से रिलेटेड है ये। ठीक है, एक तरह की प्रयोगशाला आप मान सकते हैं, प्रयोगशाला या हॉल मान सकते हैं, हॉल का निर्माण किया गया है, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि साइंस पार्क का निर्माण किया गया है। जैसे भी आपको याद रहे वैसे आप याद करो, इसको जरूर याद करो। इसमें क्या क्या होगा? एक तो थीम पर आधारित गैलरी होगी, थीमेटिक गैलरी होगी, थीम पर आधारित गैलरी होगी, फन साइंस गैलरी होगी, साइंस पार्क होगा, चिल्ड्रन एक्टिविटी हॉल भी होगा, और लगभग 1 से 25 लोग आ जाए इतनी क्षमता का एक ऑडिटोरियम या कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, एक रूम बना होगा जिसमें बैठने की व्यवस्था होगी 125 लोगों की 125 लोगों की, और वहाँ पे कुछ बातचीत हो सकेगी कि लेक्चर दे सकेंगे लोग अपने। तो इस तरह का सिस्टम यहाँ पे होगा। एक तरह से उद्यान का निर्माण, पार्क का निर्माण या गैलरी का निर्माण किया गया। प्लेनेटेरियम में एक बार में 85 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। यहाँ दिखाए जाने वाले विषयों में पृथ्वी का विकास कैसी हुआ, ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, मंगल ग्रह और अन्य जो ग्रह की खोज हुई है वो कैसी है, वहाँ चल रही गतिविधियों की जानकारी शामिल है। यानी कि इसमें हमारे कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो नए नए जो हम ग्रह खोज रहे हैं, हमने अभी तक जो ग्रह खोजे हैं उसमें किस तरह की गतिविधियाँ चल रही है उसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। इस न्यूज़ को, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। कोटा में इसकी स्थापना की गई है, जो ये पहली है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोटा ऐसा पहला शहर बनने जा रहा है हमारे राज्य का विज्ञान केंद्र एवं तारामंडल की स्थापना। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन भी बना के दे देता हूँ कि किस तरह से एग्जामिनर है वो इसमें क्वेश्चन का निर्माण करेगा। एक ये हमारा जो डेमो क्वेश्चन है, ये नहीं है कि ओरिजिनल ऐसे ही आएगा, ये डेमो क्वेश्चन रहेगा एक। विज्ञान केंद्र और तारामंडल का उद्घाटन राजस्थान में कहाँ किया गया। ये तो आपके क्वेश्चन रहेगा इस तरह का कि आपका क्वेश्चन बनेगा, 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे। जयपुर, उदयपुर,
झुंझुनू और आपका कोटा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा इसमें, तो आप इसको याद कर लेना। अगली जो हमारी न्यूज़ है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी वो है व्यास मेडिसिटी। ठीक है, एक तरह से ये हॉस्पिटल है, एक तरह से आपका हॉस्पिटल है बोल सकते हैं। 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। कब किया गया, डेट याद रखना, डेट आपके लिए मस्ट कंपलसरी है, डेट आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, कोई भी न्यूज़ हो जिसमें आपको डेट लिखी हुई दी है मैंने, वो आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, किसने इसका जो उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कहाँ पे किया, जोधपुर में। तो आपको अशोक गहलोत जी की जगह किसी और का नाम दे देगा, ये भी बोल सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। जोधपुर की जगह दे देगा आपको जयपुर में इसका उद्घाटन किया या फिर कोटा में इसका उद्घाटन किया। तो आपको कंफ्यूज करने कुछ भी गलत दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या आएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, इसमें संभावित क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। कि पहला क्वेश्चन है व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन कब किया गया। इसके अलावा क्या बनेगा, 20 फरवरी 2023 को व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किस जिले में किया गया। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में व्यास मेडिसिटी का जो उद्घाटन है वो किया था। डेट ये याद होगी, 20 फरवरी 2023 अशोक गहलोत जी ने जोधपुर में किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में हर संभव कदम उठाया जाएगा। व्यास मेडिसिटी किससे रिलेटेड है, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, मेडिसिटी नाम से ही आपको पता चला वो एक हॉस्पिटल का नाम है। तो जो निरोगी राजस्थान हमारी एक जो योजना है, मैंने आपको बजट में भी जो इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में आपको बताया था कि ये हमारी एक जो 33 जो परियोजनाएं मैंने आपको पढ़ाई थी उन्हीं में से एक परियोजना है निरोगी राजस्थान। तो इसकी संकल्पना को साकार करने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम राजस्थान सरकार उठा रही है और उसी के लिए व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने जोधपुर में हर क्षेत्र में विकास कार्यों का पूरा ध्यान रखा है। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में दिव्यांगजनों के लिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है। और क्या घोषणा की गई है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की भी घोषणा की गई। आप ये इंपॉर्टेंट रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए। ठीक है, अगली जो न्यूज है हमारी वो है मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र। 8 फरवरी 2023 को सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा क्षेत्र के फाचर हिरान गांव में पहले एकलव्य ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में पहले एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया।
तो चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में। गांव का नाम क्या है? फाचर अरिहार गांव। गांव का नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप इसके गांव का नाम भी याद रखना। ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो सहकारिता मंत्री जी जो हमारे हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सहकारिता मंत्री की जगह कुछ और मंत्री दे देगा, किसी और प्रकार के विभाग का जो मंत्री है उसका नाम दे देगा, उदय लाल आंजना, ये आप नाम याद रखना। तीसरा, इसकी जो उद्घाटन है वो या शुभारंभ कब किया गया? 8 फरवरी 2023 को। ये 3 चीजें आपको याद रखनी, और कुछ याद हो ना हो, ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। एकलव्य ज्ञान केंद्र, आपको इस पर नाम से ही पता चलना चाहिए, न्यूज देखते ही उसकी हेडिंग से आपको पता चलना चाहिए कि ये जो न्यूज है या ये जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है ये किस टॉपिक के ऊपर है या इसका उद्देश्य क्या है। जो मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपको मेन मुद्दा पता होना चाहिए। टॉपिक का नाम देखते ही, जैसे एकलव्य ज्ञान केंद्र है तो जरूर ये स्कूल से रिलेटेड या इससे कुछ शिक्षा से भी संबंधित ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ज्ञान से ही आपको आपसे वो पता लगा लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में। जैसे पहला देखा था हमने व्यास मेडिसिटी देखा था, मेडिसिटी हॉस्पिटल के नाम से आप शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ सिस्टम है। उससे पहले हमने जो साइंस वाला देखा था कि उसमें साइंस पार्क का इस तरह की गैलरी का निर्माण, थीमेटिक गैलरी का निर्माण किया गया है। और उससे पहले हमने देखा लीगल डिफेंस वाला देखा था, तो वो लीगल से यानी कि न्याय क्षेत्र से रिलेटेड कुछ ऐसा वो समाचार न्यूज है, तो उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन को समझने में ऐसे अगर आपको आसानी होगी ना तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर जाओगे। ठीक है, तो आप न्यूज़ देखते ही या क्वेश्चन देखते ही तो ये सबसे पहले ये देखो कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी मेन थीम क्या है, इस थीम या इसका मोटो क्या है, किस जो हमारा फील्ड है किस क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, वो अगर आप क्षेत्र को पकड़ लोगे ना कि ये जो स्कीम है या ये क्वेश्चन इस फलाने क्षेत्र से रिलेटेड है, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से ले जाओगे, आपको याद रहेगा, तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा वहाँ पे कि अच्छा हमने वहाँ पे ऐसा पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन सही होने की संभावना इससे बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहता इससे क्वेश्चन सही ही होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन सही होने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चित्तौड़गढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की बेहतर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल और संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र शुरू किया गया है। ये है इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? जो चित्तौड़गढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन या ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी है उनको बेहतर शिक्षा और बेहतर गुणवत्तापूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करवाने के लिए या उनको उसके अनुरूप माहौल डालने के लिए ये एकलव्य शिक्षा केंद्र या एकलव्य ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है, चित्तौड़गढ़ में किया गया है। तो चित्तौड़गढ़ के विद्यार्थियों के, ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी है उनके लिए मिशन के तहत मिशन के जिले में 105 अन्य नए ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यानी कि इस मिशन के तहत एकलव्य जो ज्ञान केंद्र है इसके तहत चित्तौड़गढ़ में ही 105 और नए सेंटर खोले जाएंगे, तो इसका पहला सेंटर है। ठीक है, इन केंद्रों की स्थापना पर प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए 5 लाख तक की राशि का प्रावधान भी किया गया है। यानी कि इन सेंटरों में लाइब्रेरी भी खोली जाएगी और उन लाइब्रेरी के लिए आपको 5 लाख रुपए तक का उन लाइब्रेरियों के लिए जो पैसे है उनकी भी व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। अब अगली न्यूज है, जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच। यानी कि ये सूचना आयोग से रिलेटेड है, ये आयोग से रिलेटेड है। 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना के अधिकार RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। कब प्रदान की है? 30 मार्च 2023 को। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। RTI को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, RTI का बेहतरीन उपयोग करने के लिए जोधपुर में सूचना आयोग बेंच को स्थापित करने की मंजूरी है वो मुख्यमंत्री साहब ने दे दी है 30 मार्च 2023 को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यालय के संचालन के लिए 12 नवीन पदों और तथा आवश्यक वित्तीय प्रावधान की भी मंजूरी दी है। यानी कि इसके ऑफिस को जो संचालित करने के लिए, चलाने के लिए 12 नए पदों पर वैकेंसीज भी निकालेगी, 12 नए पदों की भर्ती निकालेगी, उन भर्तियों को भरेगी और उसके अलावा जो भी अनेक प्रकार का इसका जो खर्चा होगा उन खर्चों के लिए भी पूरी तरह से सहायता देने की जो स्वीकृति है उसको भी प्रदान किया, स्वीकृति दी है। ठीक है, इसके अलावा इन नवीन पदों में से एक पद सूचना आयुक्त का, जिसका नियमानुसार नियुक्ति की जाएगी।
इन 12 पदों में से एक पद सूचना आयुक्त का होगा। इसके अलावा निजी सहायक, रीडर, सूचना सहायक और एक एक पद, वरिष्ठ सहायक के 2 पद, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 3-3 पद होंगे, यानी 6, 8, 9, 10, 11 और एक सूचना आयुक्त, 12 पद हो गए। कौन कौन से 12 पद होंगे? सबसे पहले तो सूचना आयुक्त का, उसके बाद निजी सहायक, रीडर, सूचना सहायक का, उसके बाद वरिष्ठ सहायक के 2 पद, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होंगे उसके 3-3 पद। यानी कि एक तरह से पूरा जो ऑफिस का जो सिस्टम होता है, ऑफिस के कर्मचारी होते हैं, उन पूरी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। ठीक है। सूचना आयोग की बेंच के लिए आवश्यक संसाधन आदि के लिए भी 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 20 लाख रुपए का भी मंजूरी, एक्स्ट्रा मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में बेंच की स्थापना की घोषणा की गई थी। बजट से आपका रिलेटेड है तो ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना आप तो इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बजट 2023 में इस बेंच की स्थापना की घोषणा की गई है। 2023-24 का जो बजट है उसमें, तो इसमें 12 नए पदों को कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में स्थापित किया जाएगा और 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी ने इसकी मंजूरी दी थी। अगला है जियो हेरिटेज साइट। नाम से ही पता चल रहा है हेरिटेज साइट होगी, ये कोई इससे रिलेटेड है। राजस्थान में किशनगढ़ की नेफलिन साइनाइट और ब्यावर पाली से जुड़ी सेदड़ा ग्रेनाइट साइट को जियो हेरिटेज साइट के रूप में रखा गया, यानी एक तरह से इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। हेरिटेज साइट का मतलब यही होता है एक तरह से उसको संरक्षित क्षेत्र प्रदान करना। तो किस किस को प्रदान की गई है? किशनगढ़ की जो नेफलिन साइनाइट की खान है या साइट है, और ब्यावर पाली में एक सेदड़ा की ग्रेनाइट की साइट है, उसको जियो हेरिटेज साइट के रूप में रखा गया। किशनगढ़ नेफलिन जो साइनाइट है, ये साइट 1590 से 1890 लाख वर्ष पहले हुई टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। यानी कि इतने लाख पहले ये टेक्टोनिक जो गतिविधियां हुई थी उसमें ये किशनगढ़ नेफलिन साइनाइट की जो ये खान बोल सकते हैं हम, ये बनी थी। यह एक क्षारीय अंतर्वेदी आग्नेय प्लूटन है जो अरावली क्रेटन में मेटामोफोइट्स के एंटीफोरम के मूल के साथ साथ विस्थापित होती है। ठीक है। सेंदड़ा ग्रेनाइट 900 लाख वर्ष पहले टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, वो 1500 साल पहले और ये 900 साल पहले। इसमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार की आकृतियां पोर्ट होल्स, स्केलेटन हेड, स्नेक हेड, ईगल शेप, टोर रॉक, ग्रेनाइटिक लैंडफॉर्म, जो कि पानी और हवा द्वारा वेदरिंग और एरोजन से बने हैं। यानी अनेक प्रकार की इनमें आग्नेय चट्टानों से मिलकर बने हैं। और दूसरा, इनमें अनेक प्रकार की जो वेदरिंग और एरोजन से रिलेटेड जो गतिविधियां वो हुई थी। आपने ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ा होगा। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आप वेदरिंग और इरोजन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर आपने हिंदी में इसको पढ़ा होगा अपक्षय, अपर्दन, इस तरह के नाम आपने पढ़े होंगे। तो ये हाँ वही है, यानी कि ये मिट्टी को काट कर या चट्टानों पत्थरों को काट कर अनेक प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। उस घटनाओं को अपक्षय और अपर्दन कहते हैं। अपक्षय तो होती है कि वहीं पे उसका रासायनिक या भौतिक जो बिखराव, या अपर्दन होता है। और अपर्दन होता है कि उसमें जो अपने मूल स्थान से खिसक कर वो आगे चली जाती है पानी के साथ, हवा के साथ। ठीक है। और उससे अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो उसमें आकृतियां कौन कौन सी बनती है? पोर्ट होल्स, स्केलेटन हेड, स्नेक हेड, ईगल शेप, टोर रॉक, ग्रेनाइटिक लैंडफॉर्म। ठीक है। तो आप अपक्षय, अपर्दन, इरोजन, वेदरिंग, ये इस तरह की घटनाएं आपने ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ी है, आपके अपने ज्योग्राफी के टीचर से, उन्हीं से है। इसको बस आप करंट अफेयर में बस आपको इतना याद रखना है कि जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, किसको दिया गया है, इन दोनों का आप नाम याद रखना। किशनगढ़ की नेफलिन साइनाइट और ब्यावर पाली की सेदड़ा ग्रेनाइट साइट, इनको जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। बाकी आप अगर ये याद रखो तो अच्छी बात है, अगर ना याद रखो तो वो आपकी मर्जी है, ये इतना जरूरी नहीं है। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो सब कुछ के बारे में। ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी है करंट अफेयर की, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ जाना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।